सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 150 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव के इस कड़ी संख्या 150 में स्वागत करती हूँ हमारी बड़ी बिंदी डॉक्टर आभा झा का, जो न सिर्फ हिंदी बल्कि मैथिली और संस्कृत की भी विदुषी हैं। मैम, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैम, जैसा कि हमारे यहाँ एक कह लीजिए कि ऐसी परंपरा विकसित हो चुकी है बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में कि जो भी वक्ता आती हैं पहले हम लोग संक्षेप में उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। तो आज भी जानना चाहेंगे मैम आपकी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में। धन्यवाद। आप सबने मुझे मौका दिया। आपका अभिनंदन, आपका आभार। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, साहित्य की छात्रा ही मैं अपने आप को मानती हूँ। साथ में शिक्षण का कार्य भी चलता है। मैं बिहार के बेगूसराय प्रांत से हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा कुछ बिहार में, कुछ संथाल परगना में, जो अब झारखंड हो गया है, वहां हुई है। और दिल्ली में बस मैंने एक डिग्री ली है यहाँ से, वो है पीएचडी की। बाकी सारी अध्ययन यात्रा मेरी बिहार और झारखंड के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी पढ़ने पढ़ाने का शौक बचपन से रहा। पिताजी शिक्षक थे, घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। तो उस हिसाब से मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे पढ़ने में या उस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। एक सीमा के अंदर एक मध्यवित्त परिवार जिस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा देता है, और बेटी होने के बावजूद मेरे पिताजी इतने उदारवादी थे कि हम 6 भाई बहन में हम 5 बहनें हैं और 1 भाई है, लेकिन हम 6 भाई बहनों ने बिल्कुल एक समान परवरिश पाई है, एक समान शिक्षा दीक्षा पाई है। जिसकी जितनी क्षमता है वो वहां तक पहुंचा है, वो अलग बात है। तो परिवार का माहौल अध्ययन परक रहा, सकारात्मक रहा। और उसके बाद कुछ कहिए जीविका के सिलसिले में या बिहार में उस समय बेरोजगारी की जो स्थिति थी, इसके कारण हमें दिल्ली आना पड़ा। मैं दिल्ली आई 94 में, और संयोग कुछ अच्छा भी कह सकते हैं कि उसी साल मेरी दिल्ली सरकार में बतौर भाषा अध्यापिका SDGT मेरी नौकरी लग गई। और तब से मेरा जो अध्ययन और अध्यापन का क्रम लगातार चलता रहा और अभी भी चल रहा है। और मैं अपने आप को एक जिज्ञासु, एक पिपठिषु विद्यार्थी ही मानती हूँ, क्योंकि हमेशा जब तक आपको कुछ सीखने का मन नहीं होगा तो फिर आगे आप इस दिशा में बढ़ नहीं पाएंगे। यही मेरी जीवन यात्रा रही है। और बाकी मैं विद्यार्थी रही हूँ, तो संस्कृत में मेरा लेखन का कार्य पहले से चलता रहा। हिंदी अपनी भाषा है, तो बचपन से डायरी के पन्ने हिंदी की रचनाओं से भरे रहते थे। ये अलग बात है कि ये साहस कभी नहीं हुआ कि मैं किसी को दिखा सकूं कि मैंने रचना की है, या मैंने कविता लिखी है, या कहानी लिखी है, तो अच्छी है या नहीं है। थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है लोगों के बीच में जाने से। अभी 4-5 वर्षों से मैंने मैथिली में भी रचनाएं शुरू की हैं, और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पाठकों का प्यार या मेरे साथियों का प्यार मेरे साथ रहा, जिसने मुझे मेरा विश्वास बढ़ाया, और मैं आपके सामने खड़े होने लायक, आपके सामने बोलने लायक मैं यहाँ बन सकी। बस यही मेरा छोटा सा परिचय है। विभा जी। मैम, जैसा कि आज का विषय है कि साहित्य में आलोचना की जरूरत कितनी और क्यों, लगातार यह देखने में आ रहा है कि जितना रचनात्मक लेखन में वृद्धि हो रहा है, उस अनुपात में आलोचनात्मक लेखन में वृद्धि नहीं हो रही है। और पूछे जाने पर लोग दो टिप्पणी करते हैं। एक तो यह कहते हैं कि एक बार आलोचना में कदम रख दिया तो लोग आपको विशुद्ध आलोचक मान लेते हैं और जान लेते हैं कि आपने रचनात्मक लेखन बिल्कुल छोड़ दिया है। और दूसरी बात यह कहते हैं कि आलोचना लिखने से आपके जो समकालीन लेखक हैं, ज्यादातर लोग आपसे नाराज रहने लगते हैं, इत्यादि बिंदु हैं मैम। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आलोचना हमारे साहित्य के लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। जैसे
कार्यित्री प्रतिभा जरूरी होती है, सृजनकारिणी प्रतिभा जरूरी होती है, वैसे ही भावयित्री प्रतिभा, जिसे आलोचन सामर्थ्यशालिनी प्रतिभा कहते हैं, वह भी आवश्यक होती है। क्योंकि आपने लिखा, मैंने लिखा, उसके मूल्य का जो पैमाना है वह भी तो कुछ होना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि आलोचना जो है साहित्य की रचना की तरह ही आवश्यक है, क्योंकि एक बाग में हमने पौधा लगाया, पौधे की अगर कटाई छटाई नहीं होगी, उसमें समय समय पर पानी नहीं मिलेगा, तो उसका जो वर्धन है, संरक्षण संवर्धन है, वह होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए आलोचना तो एक तो लेखक के लिए जरूरी है कि उसे अपनी कमियों का भान होता है, वह समझ पाता है कि हाँ, यहाँ जो मैंने भावावेश में लिखा, वहां थोड़ी से संयम की आवश्यकता है। एक तो इससे लेखक का जो लेखन कौशल है वह भी बढ़ता है। दूसरा, पाठक के लिए भी, लेखक जब लिखता है तो उसकी जो मानसिक भूमि होती है वो कुछ और होती है। सामान्य पाठक जरूरी नहीं है कि उस भाव भूमि को सामान्य रूप से समझ सके। साहित्य के विद्यार्थी हैं आप भी, तो जानती ही हैं कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों का समावेश। तो लक्षित अर्थ हमारा क्या है, वह सामान्य पाठक अगर नहीं समझ पा रहा है तो आलोचक यहाँ पर हमारी मदद भी करता है, पाठकों की भी, कि यह रचना क्यों उपयोगी, क्यों अनुपयोगी, क्यों है, क्यों त्याज्य, क्यों यह इसमें समसामयिकता है, इसमें पारंपरिकता है। तो इस तरह की जो दिशा का निर्देश है वह आलोचक करता है। इसलिए आलोचना बहुत ही जरूरी है। जैसे बाग के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए माली की कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, वैसे आलोचक की आवश्यकता है। और यह भ्रम है कि जो आलोचक हो गया वह लेखक नहीं हो सकता है, क्योंकि आलोचना प्रतिभा का ही एक तरीका तो है, वो सृजनकारिणी प्रतिभा हो या फिर भावनकारिणी हो। तो इसका इसमें कोई मुझे संदेह नहीं लगता है, तो मैं इसे आवश्यक मानती हूँ। हाँ, इसमें एक भ्रम सा होता है कि कई बार कहते हैं कि मैंने क्रोचे भी कहते हैं कि नहीं, कला कला के लिए होती है तो साहित्य साहित्य के लिए है। तो ये तो थोड़ी सी दिक्कत है। रूसो तो यहाँ तक कहते हैं कि स्कूल भी बच्चों के लिए परतंत्रता बोधक है, परतंत्रता में ले आने वाला है। लेकिन क्या कोई संवेदनशील माँ पिता, कोई जागरूक माँ पिता अपने बच्चे को स्कूल इसलिए नहीं भेजेगा क्योंकि वहां नियम होते हैं, वहां कानून होता है, वहां अनुशासन होता है? कहते रहे रूसो, कहें, लेकिन स्कूल भेजना ही होता है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि आलोचना साहित्य के रचनाकारों के लिए भी आवश्यक है, उनके लेखन कौशल में के स्तर को बढ़ाने के लिए, और सामान्य पाठकों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसमें जो निहित बिंदु है वो स्पष्ट हो जाते हैं। जी मैम, ये तो हुआ आलोचना से जुड़ा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जिस पर मैंने अभी थोड़ी सी बात की थी कि आलोचना जब आप अपने समकालीन लेखकों की करते हैं तब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बहुत बार आप जिसके लेखन की आलोचना करने जा रहे हैं वह आपका बहुत निकटतम मित्र होता है, और ऐसे में एक आलोचक का दायित्व निभाते हुए संबंधों पर खतरा मंडराता है। इस समस्या से एक आलोचक कैसे जूझे? बिल्कुल सत्य है, यह स्थिति तो आती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे आप जज की कुर्सी पर अगर होते हैं तो हो सकता है कि उस समय कटघरे में आपके सामने आपका बेटा भी हो सकता है, कोई बहुत आत्मीय भी हो सकता है। तो जब आप उस कुर्सी पे होते हैं तो मुझे लगता है कि मम और पर का जो भेद है, मेरे और पराये का भेद है, छोटे छोटे लाभ कहूं या छोटे छोटे क्रोध रोष का जो डर है उसे हमें त्यागना पड़ेगा। क्योंकि आलोचक बिल्कुल कठोर नहीं भी होगा, लेकिन सत्य के बिंदुओं को तो छुएगा ही छुएगा। और उसे अगर लगता है कि भाषा की शुद्धता की आवश्यकता है तो उसे कहना चाहिए, चाहे परम मित्र ही क्यों ना हो, परम आत्मीय ही क्यों ना हो। डर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़े दिनों के बाद अगर वह वास्तव में लेखक हैं जिनकी आलोचना की जा रही है, अगर वे वास्तव में लेखक हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए उन्हें बुरा लगे, लेकिन थोड़ी देर में वो यह जरूर समझ लेंगे कि इसने जो मेरी आलोचना की है यह
किसी व्यक्तिगत राग द्वेष से नहीं की है, साहित्य के मानदंड पर इसको जैसा लगा तो इसने अपनी बात कही है, और शायद अगर मैं उसे समझने की कोशिश करूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मुझे लगता है अगर मैं अच्छी लेखक हूं या अच्छी जिज्ञासु हूं, तो विभा जी के द्वारा की गई आलोचना मुझे, हो सकता है मनुष्य हो तो 1 मिनट के लिए हो सकता है कि मैंने जिस रचना को बहुत ऊंचे आसन पे डाला है और वो बिल्कुल उनकी नजर में बहुत नीचे है, तो 1 सेकंड के लिए हो सकता है कि मुझे बुरा लगे। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी भी चिंतनशील हूं तो मुझे लगता है कि इससे मुझे बचना चाहिए। तो आलोचक के सामने जरूर खतरा है, लेकिन उसे अपने कर्म से विरत नहीं होना है, उसे सही रास्ता तो दिखाना ही है। यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एकदम कठोर आलोचक होता है, जैसे आप हॉस्टल के बिल्कुल कठोर अनुशासन को देखेंगे और बिल्कुल नए लेखक की पुस्तक की अगर वो आलोचना उस पैमाने पे करेगा तो हो सकता है डर करके वह लेखक लिखना ही छोड़ दे। तो यह खतरा है। तो यहाँ उसे आलोचक को भी थोड़ा संभल करके बोलने की, कहने की, उसके तरीके को आजमाने की आवश्यकता है। क्योंकि नया लेखक है, एक बार की अगर वो इतने मतलब कहेंगे प्रखर तलवार के नीचे आएगा तो हाथ कलम छोड़ देगा कि भैया अब तो मेरे बस का नहीं है। तो तरीका शालीन हो, सहज हो और रास्ता दिखाने वाला हो। कभी उसे यह ना लगे कि यह तो मेरी निंदा करने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी आलोचना की जा रही है। तो वो सुनेंगे। हाँ, अगर प्रौढ़ लेखक हैं तो उनकी आलोचना करते वक्त आपकी शैली हो सकता है अगर थोड़ी तीखी भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो समझते हैं, परिपक्व हैं, वो यह बात समझते हैं कि हाँ मैंने लिखा है, मेरी दृष्टि में सही है, आलोचक ने अपनी बात कही है, उनकी दृष्टि में सही है, और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर एक के विचार का स्वागत है। अगर उसमें कुछ ग्रहण करने योग्य होगा तो ग्रहण अवश्य किया जाएगा। अगर छोड़ने लायक होगा, अगर आप मैच्योर हैं और आपको लगता है कि नहीं इस आलोचक ने किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, किसी अन्य भावना से ग्रसित होकर के आलोचना की है, तो आप इसे इग्नोर करेंगे, वहां भी आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, प्रजातंत्र है, वो अपनी बात बोलते हैं। लेकिन आलोचक को स्वयं भी प्रौढ़ होना है, परिपक्व होना है और शैली को थोड़ा सा लचकदार रखना है। और जिनकी आलोचना हो रही है उनको भी अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को थोड़ा सा खुला छोड़ना है। हम अगर चीजों को सामने नहीं रखेंगे तो उसका मूल्य निर्धारण कैसे हो? तो आलोचना तो दरअसल मूल्य निर्धारण की एक कसौटी है, और निस्संदेह वह किसी भी रचना के गुण गौरव को बढ़ाती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है। तो आलोचना जरूरी है। और डर, ये छोटे छोटे डर तो साहित्य, एक तो क्या होता है ना, साहित्यकार को जब हम कहते हैं कि जगत की सृष्टि और सृष्टा दोनों होता है, तो आपका दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाता है। आप सामान्य लोग नहीं हैं, तो सामान्य लोगों का डर, सामान्य लोगों का भय अगर आपके मन को भी आक्रांत करे तो फिर वो आपकी जो रचना हो या आलोचना हो, दोनों ही कालजयी नहीं होंगी, काल सापेक्ष नहीं होंगी। इसलिए दोनों जगह थोड़ा सा यह सोचने की जरूरत है कि मेरा यह दायित्व है और मुझे अगर निर्मम होना है तो यहाँ होना पड़ेगा। अगर मैं आजकल की बात करूं, साहित्य, हिंदी साहित्य हो, मैथिली साहित्य हो, संस्कृत साहित्य की तक की मैं थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ, अंग्रेजी साहित्य पे बात करने का अधिकार मुझे नहीं है। तो मैंने देखा है कि रचना में भाषिक शुद्धता का ख्याल नहीं रखा जाता है। हो सकता है बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो, या बोलने में बोलचाल की भाषा भी कुछ और होती है, वहां तो चल जाता है। लेकिन जब अगर आप लिखते हैं और पुस्तकाकार छपाने की सोचते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि आप भाषिक शुद्धता का ख्याल रखें। मनुष्य है, गलतियां वहां भी हो सकती हैं, तो इतने सारे शब्दकोश किस लिए हैं? हमारे आसपास जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो किस लिए हैं? तो हमें थोड़ा सा जहां संदेह हो वहां कोश की सहायता लेनी चाहिए, विद्वानों की सहायता लेनी चाहिए और लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें कोई रास्ता दिखाता है तो उस रास्ते को सहज रूप से लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, और लिखित रूप में जब हमारे पास वो किताब आए तो कोशिश करें कि भाषिक अशुद्धि ना हो, वैचारिक स्तर पर भी बिल्कुल ही परंपरावादी ना हो, समय के साथ चले। ये सब चीजें जरूरी हैं। तो आलोचक के सामने खतरा है, लेकिन छोटे लाभ, छोटी आत्मीयता, छोटे प्रेम के वशीभूत होकर के उसे अपने
दायित्व से हटना नहीं चाहिए, जैसे एक जज वहां से हट नहीं सकता है। तो खतरे का सामना करना ही होगा, समालोचक को भी और लेखक को भी उस समालोचना को स्वीकार करने के लिए हृदय को बड़ा बनाना ही होगा, मेरे हिसाब से। जी मैम, आपकी बातों से मुझे कई बातें याद आ गई। एक तो मुक्तिबोध की पंक्ति की, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। फिर कबीर का दोहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, और भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। और फिर प्रेमचंद का प्रेम परमेश्वर कि जब आप निर्णायक हैं और आप निर्णय दे रहे हैं, तब आपको मूल्यों का भी संरक्षण करना है और आपको व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ जाना है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आलोचक को इन खतरों को उठाना होगा और कभी उसे गुरु की भूमिका में आना पड़ेगा, कभी उसे निर्णायक की भूमिका में आना पड़ेगा। एक और बात इन दिनों लगातार देखी जा रही है कि अक्सर समीक्षा को लोग आलोचना कह देते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस मंच से आप लोगों को बताएं कि समीक्षा आलोचना नहीं है, क्योंकि यह गलतफहमी बहुत तीव्रता से बढ़ रही है और लोग आलोचना और समीक्षा के अंतर को भूलते जा रहे हैं। चूंकि मैं संस्कृत के विद्यार्थी हूँ, तो मैं थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ पे जरूर आऊंगी। सम ईक्षणम है समीक्षा। सम मतलब समान रूप से किसी चीज को देखना, वो समीक्षा है। और आलोचना है असमन्तात, मतलब चारों तरफ से जो लुच यानी देखना, वो है आलोचना। तो बहुत कहूंगी मैं कि बहुत बड़ा भेद है, ऐसा नहीं है। लेकिन समीक्षा में आमतौर पर क्योंकि वो सम वाली ईक्षण तो वहां भी है, देखना वहां भी है, लेकिन सम वाला जो भाव है वह विषम वाले पक्ष को गौण कर देता है। और आलोचना में क्या है कि आपको समानता चारों तरफ से उसको देखना है, उसमें जो गुण है उसको भी सामने लाना है। और अगर उसमें कोई त्रुटि आपकी नजर में है, आपकी नजर मतलब व्यक्तिगत नहीं, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी, साहित्यिक दृष्टि से भी, तो आपको उसको भी सामने लाना है। तो मेरी नजर में समीक्षा जो है उसमें दोष दर्शना प्रवृत्ति कम होती है और जो अच्छा है, जो सकारात्मक चीजें हैं, उसका निदर्शन अधिक होता है। और आलोचना को अगर सिर्फ मतलब गुणगान कहें या उसके जो सकारात्मक पक्ष है उसका वर्णन कहेंगे तो आलोचना पूरी नहीं। तो आलोचना में यह वही है कि उसमें दोनों ही पक्ष हैं, चारों तरफ से। जहां आपको लगता है शैलीगत विभिन्नता है वो भी आपको इंगित करना है, जहां आपको लगता है विषयगत दिक्कत है, विसंगति है, उसको भी दूर करना है, दिखाना है, दूर नहीं करना है, दिखाना है। और समीक्षा में ऐसी बात नहीं होती है। समीक्षा है कि हाँ, आपने देखा, आपको जिस दृष्टि में आपने उसे पढ़ा समझा, उसके अच्छे पक्षों को आपने लोगों के सामने, पाठकों के सामने रखा। मेरी दृष्टि में यही बारीक सा अंतर है और उस बारीक से अंतर के ही कारण इस भ्रम की स्थिति हो जाती है कि समीक्षा ही आलोचना है या आलोचना ही समीक्षा है। अगर आपको जोड़ना चाहिए जी। मैम, हम लोगों के लिए आज एक खजाना हाथ लग जाने जैसा अवसर है। आज यहाँ इस मंच पर आपको पा करके हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि मन में इतने सारे सवाल होते हैं और हमें लगता है कि सही व्यक्ति से और सही समय पर करेंगे तो हमारा ज्ञान वर्धन होगा। आज जो नए युवा आलोचक हैं, वो आलोचना और समीक्षा के साथ साथ दो और शब्दों से जूझते हैं, शोध और विमर्श। और अक्सर उनके मन में ये भ्रम हो जाता है कि शोध कार्य, विमर्श, चर्चा इत्यादि, समीक्षा, ये सभी बिंदु आलोचना एक ही है या अलग है? अलग है तो इन सब की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक ये एक दूसरे में समा जाती हैं, कहाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं? यदि इन सूक्ष्म बिंदुओं को इस मंच से आप बताएंगी तो विशेष रूप से जो नए आलोचक हैं उनको बहुत लाभ होगा। सही प्रश्न पूछा। मैं अपनी बुद्धि की सीमा में इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। शोध साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अन्वेषण, गवेषणा कहते हैं उसे। हमने किसी विषय से, हमें अगर किसी विषय से संबंधित जानकारी लेनी है
तो उसके लिए हम पुस्तकों का सहारा लेते हैं, आजकल गूगल बाबा का भी सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और उसके बाद उस विषय से संबद्ध जो जानकारियां हमने निकाली वह है शोध, अन्वेषण। बाद में जो थीसिस वगैरह की जो प्रक्रिया है वही तो होती है। आपको एक विषय मिला, उस विषय से संबंधित चीजें आपको विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न लाइब्रेरी में आपको जाना पड़ता था। हमारे समय में तो इतने ज्यादा इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हम तो लाइब्रेरी ही घूमते थे और किताबों से उन जानकारियों को लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि फलाने गुरुजी के पास इस संबंध में जानकारी मिलेगी, तो वहां भी जाना होता था। कई बार पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी, एक ही पुस्तक है जो लेखक है या उनके परिवार में ही है, तो वहां भी जाना होता। तो शोध है, खोज की अनवरत प्रक्रिया जो है वह शोध है। और मेरी दृष्टि से, और विमर्श जो है, किसी भी विषय पर जब आप चर्चा करते हैं, वहां आपने जो तथ्य प्रस्तुत किए, मैंने जो किए, वह उन तथ्यों को परस्पर प्रस्तुत करना, उसके संबंध में चर्चा करना और सहमति असहमति दिखाना भी विमर्श का विषय होता है। तो वहां जरूरी नहीं है कि आप उस वक्त उन चीजों की खोज करें, उन चीजों का अन्वेषण करें। 10 व्यक्ति हैं, उन्हीं 10 व्यक्तियों के विचारों का वहां पर उपस्थापन होता है, और उपस्थापन के उपरांत यह भी जरूरी नहीं है कि आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। पहुंच भी सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं। तो विमर्श तो मेरी दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान, उससे लाभान्वित होना, और उससे अगर आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवश्यक नहीं। तो शोध और विमर्श में मेरे हिसाब से यह अंतर है। और आलोचना और समीक्षा की बात तो पहले हो ही गई है। अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें, चूंकि आप भी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हम विद्यार्थी ही मानते हैं आपको भी और स्वयं को भी, क्योंकि हमने अपने विद्यार्थित्व को अभी तक जगा करके रखा है। और हमारे शास्त्रीय दृष्टि भी कहती है कि क्षणे क्षणे यन् नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो हर क्षण किसी भी नई चीज को लेने के लिए जो तैयार होता है, वो उसका विद्यार्थित्व जीवित है, और तभी शायद वो कुछ और लेने की कोशिश कर सकता है। तो आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें एक विद्यार्थी होने के नाते, तो जोड़ सकती। जी विभा जी। बहुत अच्छा उत्तर मैम। मैम, मैं आपसे बात करते हुए बहुत कुछ सीख रही हूँ और लगातार देखती हूँ कि आप अपनी बातों के दौरान कभी भारतीय काव्य शास्त्र से कुछ चीज़ों को कोट कर रही हैं, कभी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से कोट कर रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरी समझ से मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि एक आलोचक का दायित्व निर्वहन करने से पहले कितना अध्ययन करने की आवश्यकता है और किस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता है? जी, आलोचक बहुत ही गुरुतर दायित्व है, बहुत ही गुरुतर दायित्व है। एक लेखक हो सकता है किसी एक विषय को लेकर के उसके मन में जो भाव आए और उसके पास भाषिक संपदा है और अभिव्यक्ति की सक्षमता है, तो वो लिख सकता है। लेकिन आलोचक के लिए जो एक तो अध्ययन पर्याप्त, और काव्य शास्त्रीय अध्ययन तो बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अगर हम किसी भी रचना को, कविता हो, कथा हो, उपन्यास हो, किसी को भी देखेंगे, तो उसके बारे में अगर हम जानते नहीं हैं कि इसके क्या मापक हैं, क्या इसमें गुण होने चाहिए, इसका क्या प्रयोजन होता है, तो हम नहीं लिख सकते। और जहां तक आपने दृष्टि की बात की, इससे हम वैश्विक युग में रह रहे हैं, और लेखन, पठन, पाठन, यह जो है पहले भी किसी भी क्षेत्र की परिधि में बंधा हुआ नहीं था। तो प्राच्य दृष्टि क्या कहती है आलोचना के संबंध में, और पाश्चात्य दृष्टि क्या कहती है, और इन दोनों का समन्वय, अगर मैं हिंदी साहित्य का विकास चूंकि बाद में हुआ है, भारतेंदु युग से उसका माना जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल की बात करूं तो बेशक वो प्राच्य दृष्टि के प्रभाव में अधिक हैं। उन्होंने भारतीय रसवाद को ही आलोचना का आधार माना है, लेकिन वहां भी उन्होंने दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो काव्य शास्त्रीय दृष्टि आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। काव्य के लिए आवश्यक तत्व क्या है वो स्पष्ट होने चाहिए। काव्य के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
और यह भी कि हमारी माने पूर्वी धारा तो यह कहती है, पश्चिमी धारा क्या कहती है, या इसके संबंध में क्या मत भिन्नता है, तो यह जरूरी है। जैसे मिडिल्टन मरे कहते हैं कि कला जीवन की सजगता है और साहित्य आलोचना जो है वह कला जीवन की सजगता है और साहित्य आलोचना साहित्य की सजगता है। तो आलोचना जो है साहित्य की सजगता है, तो सजग कब होगा? जब उसे ज्ञान होगा। और ज्ञान कैसे होगा? जब वह अधीत शास्त्र होगा, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, तभी वह कर सकता है। तो गंभीर अध्ययन और काव्य शास्त्रीय दृष्टि, तटस्थ चिंतन और पूर्वाग्रह से मुक्ति, ये 4 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं एक आलोचक के लिए। इसलिए मेरी दृष्टि को यह सूट नहीं करता और मैंने उसके बारे में नकारात्मक बातें लिख दी और मैंने कह दिया कि यह आलोचना है, तो यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए आलोचक के गुरुतर दायित्व में जाने के लिए अध्ययन तो बहुत ही आवश्यक है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और अध्ययन तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। लेखन के लिए भी अध्ययन आवश्यक है, लेकिन इसके लिए अधिक आवश्यक है। जी। आलोचना का दायित्व निभाते हुए कई बार लोग बहुत ही स्पष्टवादी हो जाते हैं और कई बार उसे लोग हिटलर इत्यादि जैसे तानाशाही नामों से भी बुलाने लग जाते हैं। और आलोचक इन समस्याओं का सामना करता है, वह स्वीकार करता है कि हाँ ठीक है, मेरी बातों से लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं इसका सामना करूंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने रामचंद्र शुक्ल का जिक्र किया था, तो मुझे याद आया था कि रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तब उनका पहला लक्ष्य अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना था। उसके साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास एक आलोचनात्मक कार्य, एक गवेषणात्मक कार्य होता चला गया और आज हम लोग इतिहास और आलोचना की बिंदुओं की चर्चा रामचंद्र शुक्ल की चर्चा के बिना कर ही नहीं सकते। तो एक अध्यापक के रूप में आलोचक की कितनी भूमिका होती है, क्योंकि आप अध्यापक भी हैं और रिसोर्स पर्सन के रूप में आप अध्यापकों को भी अध्यापन देती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि एक अध्यापक को कितना आलोचक होना चाहिए? अध्यापक तो अपने आप में ऐसा शब्द है कि उसे सब कुछ होना चाहिए एक तरह से कहें तो। लेकिन हाँ, वहां भी आलोचना की आवश्यकता है। और आलोचना को, जैसे कि हम दोनों ने ही इस बात को पहले ही चर्चा से स्पष्ट कर लिया है कि आलोचना जो है निंदा नहीं, आलोचना है जो कुछ भी है उसका अवलोकन अच्छी तरह से और उसमें निहित सभी तत्वों का पृथक्करण और उसके बारे में दिशा निर्देश। तो एक शिक्षक के नाते कई बार ऐसा होता है कि नए शिक्षक होते हैं, पढ़ करके आते हैं, जोश में भरे हुए होते हैं, और जब कक्षा में जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे यहाँ तो मेरा जो तरीका है बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। वहां उन्हें स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता है। आप एक विद्यार्थी जब तक थे तब तक आपका जोश, आपकी ऊर्जा, आपको अपनी बात को बिल्कुल फर्म होकर के कहने की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत अच्छा था। लेकिन जब आप बच्चों के सामने हैं तब आपको उनके स्तर पर जाकर के बोलना होता है। ये हम शिक्षकों में मैंने जो अनुभव किया है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे संधि पढ़ने की क्या आवश्यकता है, मुझे समाज पढ़ने की, मैं तो पढ़ के आई हूँ। अब यहाँ क्या है कि आपको तो बहुत कुछ आता है, आपके सामने जो बच्चा है, हमारे सामने खास करके जो बच्चा होता है, 17 साल उसकी मैक्सिमम उम्र होती है 12वीं तक, 17-18 और 13 साल से 11 साल से आप पढ़ा रहे हैं, उसके स्तर पर जाइए, आप अपने ज्ञान को परे रखिए और उसके स्तर पर जाकर के उसको विषय के ज्ञान को देने की कोशिश कीजिए। तो वहां जाकर के खास करके नए शिक्षकों को स्वयं को देखने की आवश्यकता है। हम लोग थोड़ा सा अनुभव लेकर के आए हैं, तो जब हम एज रिसोर्स पर्सन जाते हैं शिक्षकों के बीच में, तो हम कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा विद्वत्ता तो दिखानी नहीं है। वो एक समय था, आप आपने पढ़ा, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, आपने पास किया, आपने कैरियर बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। अब है कि जो कुछ जितने स्तर का ज्ञान हमें हमारे बच्चों को देना है, बच्चों के स्तर पर पहले पहुंचिए और उसके बाद उनको धीरे धीरे देने की कोशिश कीजिए। और आजकल आपने देखा होगा एनसीएफ 5 में 2005 में ये बात थी कि आप बस सुविधा प्रदाता की भूमिका में होइए, मुख्य भूमिका में रहने दीजिए बच्चों को। मतलब पहले वाला जो एक थ्योरी थी कि भाई शिक्षक गया
और भाषण दे गया, अपना प्रवचन कर गया, निकल गया, 50 मिनट पूरे हो गए। अब कॉलेज में तो ये चल जाएगा, लेकिन विद्यालय स्तर में क्या है कि नहीं, बच्चों को बुलाइए मुख्य भूमिका में, उनसे पढ़वाइए, उनसे अर्थ बुलवाइए, और आपको अगर उनको जहां जहां जरूरत है, जैसे आपने अभी बात की कुम्हार और मिट्टी के बर्तन की, तो जहां जहां उन्हें जरूरत है वहां आप अपनी थपकी के लिए अपना हाथ तैयार रहिए। तो आलोचना की आवश्यकता शिक्षकों के लिए तो बहुत ही अधिक है। अगर कोई दिशा दिखाता है तो उसे ग्रहण करने की उदारता, और अगर और कई बार और अक्सर, कई बार क्यों अक्सर स्वयं के आलोचना करने की आवश्यकता। आज मेरी कक्षा क्यों सफल रही और मैंने आज ऐसा क्या किया, आज बच्चों ने क्यों पसंद नहीं किया, या आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था, क्या उसका प्रभाव पड़ा। तो इस तरह की मनोवैज्ञानिक बातों की आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है मेरे हिसाब से। जी मैम, जैसा कि भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य में अच्छे साहित्य का हम अनुवाद करते हैं, मतलब रचनाओं का अनुवाद किया जाता है ताकि इसका प्रसार हो सके। और ऐसे में मान लीजिए कि मूल साहित्य जिस भाषा में था उसकी जो आलोचना हुई और अनूदित भाषा में आलोचना हुई, कई बार आलोचना का अंतर इतना ज्यादा होता है कि साहित्य को लेकर जो धारणाएं होती हैं आम जनता में वो अलग हो जाती हैं। तो ये अनुवाद की कमी के कारण होता है या आलोचक की दृष्टि के कारण होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि किसी भी कृति को लेकर मूल भाषा में जो उसकी आलोचना लोगों तक पहुंची, उसका प्रभाव और अनूदित में जो पहुंची उसके प्रभाव में अंतर हो जाता है। कभी मूल कृति के लिए ज्यादा अच्छी प्रतिष्ठा बन जाती है तो कभी अनूदित कृति के लिए। इसके लिए कौन से कारक होते होंगे मैम? मुझे तो लगता है कि अनुवाद अगर सफल होता है, वैसे अनुवाद का जो काम है वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो अनुवाद किसी भी रचना का, एक छोटी सी कविता का ही अनुवाद अगर करना हो तो मुझे लगता है एक लेखन कर्म से वो कठिन होता है। तो अगर विषय वस्तु के तौर पर आलोचना में अंतर है तो इसका मतलब है कि अनुवाद में कमी है। हाँ, दृष्टि भिन्नता के कारण हो सकता है कि शेक्सपियर की कोई रचना है और उसकी प्रतिष्ठा अंग्रेजी के विद्यार्थियों के बीच, अंग्रेजी के छात्रों के बीच जिस तरह से है, हो सकता है कि मणिपुर के विद्यार्थी हों, मिथिला के विद्यार्थी हों, तो उस उनके पास किसी और तरीके से जाती है तो चलेगा। लेकिन अगर विषय वस्तु के तौर पर अगर आलोचना में मतभिन्नता है तो इसका मतलब अनुवाद में कमी। क्योंकि तरीके तो हो सकते हैं ना सोच। अब शेक्सपियर की मिरिंडा है या कालिदास की शकुंतला है, दोनों के चिंतन में अंतर है। तो शकुंतला का जो माइंडसेट अगर हिंदुस्तानी लोगों को ज्यादा पसंद आता है तो वहां मिरिंडा का जो प्रसंग है वो हो सकता है सूट ना करे। तो ये तो अनुवाद की कमी नहीं है, ये तो है कि हमारे चिंतन स्तर में अंतर होता है। किसी विशेष भूभाग में जो लोग रह रहे होते हैं, किसी विशेष समय में जो लोग रह रहे होते हैं, तो उनके चिंतन में अंतर होने के कारण आलोचना में भिन्नता हो सकती है। लेकिन विषय वस्तु के तौर पर अगर भिन्नता है तो निस्संदेह अनुवाद में कमी है, और अनुवाद पर फिर से विचार होना चाहिए। अनुवाद की ही आलोचना होनी चाहिए, उस ग्रंथ की। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, मेरा जो संशय था वो दूर हो गया। आप आलोचना, लेखन, अध्यापन, बहुत सारे कर्म आपके साथ जुड़े हुए, बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका। मैं चाहती हूँ कि इस बीच यदि आप अपनी कुछ मैथिली या हिंदी जो भी आपको पसंद हो कविताओं का पाठ यदि हमारी बड़ी बिंदियों के लिए कर देंगी तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। जरूर। वैसे कविता पाठ से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी का आलोचना की पुस्तक, अब आपने थोड़ा डर तो मैं भी रही थी, आपने थोड़ा और डराया मुझे, तो उसका स्वागत कैसे होगा नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है, जिसमें मेरी कोशिश है कि चीजों को समग्र रूप से देखूं और सहानुभूति पूर्वक देखूं, मेरी अपनी बुद्धि की सीमा में। एक कविता में
चूंकि यह हिंदी का मंच है तो सबसे पहले हिंदी का ही सुनाती हूँ। वो जितना अंश याद है शायद वो काफी होगा। कविता का शीर्षक है द्वंद्व। शायद इस कविता को सुनते सुनते आप स्वयं को वहां उस द्वंद्व में गिरा हुआ महसूस करेंगी। तो सुने चंद पंक्तियां। उठती गिरती लहरों को, उठती गिरती लहरों को अनिमेष निहारा करती हूँ, उठती गिरती लहरों को अनिमेष निहारा करती हूँ, विसर्जित कर दूंगी मैं निज कटुता, प्रतिदिन यह निश्चय करती हूँ। पर छोटा सा यह कर्म, पर छोटा सा यह कर्म कठिन बनकर क्यों सम्मुख आता है, जितना सोचूं निश्चिंत बनूं उतना ही द्वंद्व उभरता है। पर छोटा सा यह कर्म कठिन क्यों बनकर सम्मुख आता है, जितना सोचूं निश्चिंत बनूं उतना ही द्वंद्व उभरता है। ऊंचे सोपानों पर चढ़ते जब लोग दिखाई पड़ते हैं, उनको छूं उन तक पहुंचूं प्रेरित पगदौड़ लगाते हैं। पर अंत कहाँ होगा इसका, पर अंत कहाँ होगा इसका, कब मंजिल प्राप्त हुई मुझको, यूं ही दौड़ी यूं ही भटकी पर चैन कहीं नहीं मिला मन को। सोना पाया चांदी पाई हीरों के कण भी जोड़ लिए, पर बधिक जाल में फंसे हरिण से मन को कहाँ सजा पाए। तन हुआ सुसज्जित गृह भूषित वाहन भी चमचम करते हैं, पर दया प्रेम विश्वास बिना संबंध अधूरे लगते हैं। कोई न किसी का पिता यहाँ, कोई न किसी का पिता यहाँ, माता तक धाई बन बैठी, फिर कहाँ बंधु सौहार्द भाव, मतलब ही देवी है सबकी। मंदिर देखा गिरजा देखी मस्जिद के कंगूरे भी छुए, पर मिली कहीं ना शांति मुझे, जब तब सारे बेकार हुए। अब ऐसी स्थिति में क्या हो, इस घोर तमिश्रा रजनी बीच कोई तो ज्योति पसारो मां, दिग्भ्रांत मनुज को दिशा मिले, ऐसी तो राह निकालो मां, ऐसी तो राह निकालो। कोई एक और रचना। जी जी, एक मैथिली का सुनाओ या हिंदी सुनाओ? मैथिली सुनाती हूँ। इस कविता में भी मेरी जो रचनाएं होती हैं उसमें कल्पना के कल्पतरु कम होते हैं, यथार्थ की जो पथरीली राहें होती हैं वो ज्यादा होती हैं। कुछ ऐसा ही है और समझ सकती हैं इसे कि ये शिक्षकी जीवन का अनुभव भी है। कविता का शीर्षक है निस्तरर। तो सुनियो, ये मैथिली कविता छे। निस्तरर कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो जिसके ऊपर ढीठ से भी ज्यादा नेगेटिव, उसे निस्तरर कहते हैं मैथिली में। जी मैडम, जी मैडम, हम छी सक्कत दिद गैर निस्तरर। जी मैडम, हम छी सक्कत दिद गैर निस्तरर। नहीं तो एतेक बात कथा सुनियो चुपे रहितो, गृह कार्य नहीं कहरबाक हेतु सांगो पांग नहीं कहितो, अपन दुखक कथा बाज संवेदना नहीं लीतो, मुदा भद्र लोकक रोइया भूलकैत देख का ई अकराहर, ताई मैडम हम छी सक्कत दिद गैर निस्तरर। नहीं कहब मैडम, नहीं कहब मैडम, किन्नो नहीं कहब, अहाँ संग सब सहपाठीक दया नहीं सहब। नहीं कहब मैडम, किन्नो नहीं कहब, अहाँ संग सब सहपाठीक दया नहीं सहब। हम अपनों सँ नुकबै छी, अहाँ को न गमब, मात्र जीवा लेल उचित अनुचित तेजब। आ हमी की कतौ छै कियो ओइ बस्ती में थितगर, आ हमी की कतौ छै कियो ओइ बस्ती में थितगर। जी मैडम, हम छी सक्कत दिद गैर निस्तरर। कोना कहि दी जे अन्नक जोगार क रातुक खेनाइ बनबै छी, कोना कहि दी जे अन्नक जोगार क रातुक खेनाइ बनबै छी, मायक पैरक मालिश आ छोट बहिनीक तालता करै छी, नशा में मातल बाप लेल निम्न तोड़ दरबज्जा खोले छी, ओ चुपचाप सुति जाओ निस्बद्ध ई विनती करे छी। ओ भमोरे एच नचार मायक देह बजे एच बकर बकर। जी मैडम, हम छी सक्कत दिद गैर निस्तरर। अहाँ सत्य कहै छी, अहाँ सत्य कहै छी, हम पकठोस छी सब बुझै छी। अहाँ सत्य कहै छी, हम पकठोस छी सब बुझै छियै। जहिया सँ होश भेल पुरुष शरीरक गत्र गत्र चिन्है छी।
जहिया से होश भेल पूर शरीरक गत्र गत्र चिन्है छियै। 14 वर्ष भेने की 4 बरख से साहू जी के अंग समेटे छियै। तैयो साहस त देखियो, नित्य स्कूल अबै छियै। नोरक संग मिड डे मील गिरै छै गबर गबर। जी मैडम, हम छी शक्कर गिद गए निस्तर। अहाँ हमरा में तकै छी बालपनक निश्चलता। हमरा में तकै छी बालपनक निश्चलता। कतऽ से आनु अबोधपन, सहैत एतेक निष्ठुरता। किया खोचारे छी घाव, किया खोचारे छी घाव। कोन एहन अछि बेगरता, कोना कही मुक्तिक केहन अछि व्याकुलता। बंधन टूटौ कहना, तैं चलै छी हबर हबर। जी मैडम, हम छी शक्कर गिद गए निस्तर। बहुत सुंदर रचना, और इस रचना से मुझे जो पूछना था उसका भी उदाहरण मुझे मिल गया है मैम। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी भाषाई पक्ष की। रचनाओं में भाषाई पक्ष पर बात करना भी आलोचक का दायित्व है। आज हम भाषाई संकट से इस रूप में भी जूझ रहे हैं कि अब जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के जो युवा हैं, उन्हें एक भी भाषा अच्छी तरह से नहीं आती, जबकि जो पुरानी पीढ़ी है उन्हें कम से कम 3 भाषाओं पर बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता था। 3 भाषाएं तो वो पूरी तरह से जानते थे, उसमें लिखते पढ़ते थे। तो यह जो कई बार कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि मैम मुझे हिंदी नहीं आती, तो मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा चलो इंग्लिश की बुक निकालो। उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती है। फिर वो कहते हैं कि मैम इंग्लिश नहीं आती, मैं कहती हूँ अच्छा चलो मैथिली की बुक निकालो। उनको मैथिली भी नहीं आती, और संस्कृत का तो वो एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस दृष्टि से भाषाई संकट को दूर करने के लिए, युवाओं के लिए यदि आपके पास कोई टिप हो, कोई संदेश हो, तो वो मैं सुनना चाहूंगी आपसे। ये जो भाषाई संकट है ये सामाजिक से अधिक राजनीतिक है, मैं जैसे समझती हूँ। क्योंकि जब आप तो महाविद्यालय में हैं, विद्यालयों में जब स्थिति होती है कि 6 विषय बच्चे पढ़ते हैं, तो साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ोगे तो ये बनोगे, ये पढ़ लो तो ये बनोगे। और उसके बाद बहुत ज्यादा अगर तुम्हें लगता है कि साइंस मैथ्स में मन नहीं लग रहा है तो आप एसएसटी पढ़ लीजिए। लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की जो बात होती है, अंग्रेजी इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि आपको साइंस समझने में आसानी। तो यहाँ एक सामाजिक स्तर पर तो जो चीजें हैं, चूंकि वैदेशिक गुलामी बहुत दिनों तक रही है, तो वो अंग्रेजी का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन उस अंग्रेजी भाषा में भी क्या हुआ है कि पाठ्यक्रम की रचना इस तरह से होने लगी है कि बच्चों पर बोझ ना पड़े। उद्देश्य बहुत अच्छा है कि बच्चों पर बोझ ना पड़े, बच्चे रटे नहीं। लेकिन बच्चे अगर नहीं रटे तो उनके पास शब्दों का इतना भंडार हो, इतनी भाषिक क्षमता हो कि वाक्य संरचना कर पाए। पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे तो रचना लिखा करते थे, निबंध लिखा करते थे, अनुच्छेद लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, आपने देखा होगा। अब क्या है कि बच्चा 12वीं तक की बात अगर मैं बताऊं तो ना हिंदी में पूरा पत्र लिखता है, ना अंग्रेजी में लिखता है, ना संस्कृत में लिखता है। पत्र उसके सामने होता है, मंजूषा में कुछ शब्द होते हैं, वहां से पिक करता है, वहां पे उठा डालता है। तो भाषा के लिए हमारी जो सरकारें हैं बिल्कुल साकांक्ष नहीं है, और इसलिए जो हमेशा यह तीसरी भाषा का संघर्ष चलता रहता है। उसके बाद मातृभाषा, अभी एनईपी की अगर मैं बात करूं तो एनईपी में क्लियर लिखा हुआ है कि सभी भाषाओं की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होगी। अगर यह स्थिति होती तो मुझे लगता है बच्चों के मन में यह जो अश्रद्धा की स्थिति वह नहीं होती, विकल्प नहीं होता। वो मैथिली में अगर बिहार क्षेत्र के हैं तो मैथिली भोजपुरी में पढ़ रहे होते तो माध्यम की भी भाषा होती उनकी, और एक भाषा के विषय के रूप में भी वो भाषा पढ़ते। वो भी स्थिति नहीं है। उसके बाद एक भ्रांति सी फैल गई है कि नहीं, अब भाषा केवल माध्यम बन गया है, जबकि सच यह है कि हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, मैथिली की भी बात अगर हम कर ले यहाँ पे, चूंकि हम चारों भाषाओं की बात कर रहे हैं, तो यह सिर्फ भाषिक क्षमता वाली भाषा थोड़ी है। इसमें ज्ञान विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं। तो एक भाषा होने के साथ साथ एक संस्कार भी है, एक विषय भी है। तो बच्चों का दोष तो मुझे लगता है मैं कम दूंगी। बच्चों को तो क्या कहूँ, बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे एक माँ बाप के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर, तो बच्चों के मन में तो श्रद्धा होगी। लेकिन कुछ परिवेश ऐसा हो गया, कुछ माँ बाप की मनोवृत्ति हो गई है, कुछ अर्थोपार्जन की जो
एकमात्र लक्ष्य जो विद्याध्ययन का हो गया है, इस वजह से भाषाओं की यह दुर्दशा है। और हम और आप बस संघर्ष का ही रास्ता लेते हैं। हर सर्कुलर के बाद हम जमा होते हैं, भीड़ लगाते हैं, थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड हो जाती है चीजें। तो यह स्थिति नहीं हो पा रही है। बस लोगों को, सरकार में जो स्थित हैं उनको भी, और हमको और आपको भी एक शिक्षक की भूमिका से आप अलग हो जाइए, एक समाज के प्राणी के तौर पे देखिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाषाओं को जीवित रखने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना होगा, और भाषाओं के माध्यम से भी जीविकोपार्जन हो सकता है, यह बात उन्हें सुबह शाम बतानी पड़ेगी। हम और आप, हम अंग्रेजी साइंस और मैथ्स वालों की तरह इतने भाग्यशाली नहीं है कि नहीं भी कहेंगे, कुछ भी प्रमोशन नहीं करेंगे तो भी बच्चे पढ़ लेंगे। तो हमें भाषा की शिक्षा भी देनी है, और उनके मन में यह बिठाना है कि तुम हिंदी पढ़ के भी कोई भी वह नौकरी ले सकते हो जो एसएसटी पढ़ने वाला लेगा, जो हिस्ट्री पढ़ने वाला लेगा, कुछ को छोड़ करके। तो जीविका चूंकि सच है, जीवन का सच है, तो जीविका की भाषा है भाषाएं, यह भी मन में बिठाना होगा, और यह भ्रांति दूर करनी पड़ेगी। और हम शिक्षकों के लिए तो सरकार से टक्कर लेने के लिए संघर्ष का रास्ता है ही, लेते ही रहते हैं। तो मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगी। जी विभा जी। आपसे बातचीत इतनी रुचिकर है कि लग रहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाती चलूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आज बड़ी बिंदी के इस मंच पर आपका आगमन हुआ तो हम लोग बहुत ही आभारी हैं। आपसे बातचीत करके आज हम लोग बहुत समृद्ध महसूस कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर कभी भी आप इस मंच पर जरूर आएंगी और हम लोगों का इसी तरह से उत्साह वर्धन करेंगी। आज इतना समय देने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपके प्रति हम लोग हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही सभी बड़ी बिंदियों को भी मैं याद दिला दूं कि आप लोग बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितने भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें, और बड़ी बिंदी के इस कारवां को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। चाहेंगे मैम कि जाने से पहले आप 2 शब्द हमारी बड़ी बिंदियों के लिए अवश्य कहें। जी, स्वयं को पहचाने, जो गलत लगे उसे कहने का साहस रखें, और किसी के कहने से नारीवादी दृष्टि पोषित ना करें। हम स्वयं सबल हैं, और अगर हम सोच सकते, हमें लगता है कि यहाँ गलत है, तो प्रतिरोधी स्वर उठाएं और सही का स्वागत करें। स्त्री होने के नाते किसी विशेष स्थान की आकांक्षा न रखें, और अपनी शक्ति पर भरोसा रखें। बस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी को मेरा प्रणाम। अगले रविवार मुलाकात होगी एक और बड़ी बिंदी से, तब तक के लिए प्रणाम। धन्यवाद आप सबका।